अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इजारा जो कि इस्लामिक फ़िक़्ह के अंदर एक टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे और कि इजारा क्या होता है, इजारा की टाइप्स क्या हैं और लीज़िंग की टाइप्स क्या हैं। ये मैं आपको बताऊँगा कि लीज़ क्या चीज़ है और फिर कुछ बेसिक रूल्स इजारा के, ठीक है? क्योंकि ये बहुत वाइडर टॉपिक है और इसको हम मुख्तलिफ़ सेशंस में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इजारा बेसिकली अगर आप इंग्लिश में एक छोटे से उसकी डेफिनेशन चाहें तो वो ये होगी टू गिव समथिंग टू समबडी ऑन रेंट, ठीक है? अच्छा, इजारा 2 सिचुएशंस के अंदर मुख्तलिफ शक्ल के तौर के ऊपर नज़र आता है। एक है हायरिंग और एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप अपनी सर्विसेज़ किसी को दे रहे हैं या किसी ने आपको हायर किया हुआ है, तो ये भी एक किस्म का इजारा है। इसमें हो क्या रहा है कि आप अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं किसी को डेली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस पे या जो भी, जो उसके साथ आपने एग्री किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो आपको एक प्राइस दे रहा है आपकी सर्विसेज़ इस्तेमाल करने की वजह से आपको उसके अगेंस्ट में वो प्राइस दे रहा है। वो प्राइस आपकी वेज होती है और वही इजारा भी कहलाता है एक तरीके से, क्योंकि आप अपनी सर्विसेज़ किसी को रेंट पे दे रहे हैं। क्योंकि ताकि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप पूरे दिन बैठ के उसकी जगह के ऊपर अपनी सर्विसेज़ देते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो ये बेसिकली इजारा होता है। अच्छा, दूसरा इजारा क्या है कि आप जो है वो कोई भी चीज़ उसको आप जो है समझ लें क्या कहते हैं कि लीज़ आउट कर रहे हैं, ठीक है? लीज़ का मतलब क्या होता है किसी और को देना, सिर्फ़ उसकी ओनरशिप आप किसी और को नहीं दे रहे, ओनरशिप आप ही की है। आप सिर्फ़ उसका यूसुफ़्रक जो है वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उससे उसके अगेंस्ट के अंदर रेंट हासिल कर रहे हैं, यानी उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं और उसके लिए अगेंस्ट में आप रेंट उससे चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है, ये तो होगी टाइप्स ऑफ इजारा 2, एक हायरिंग और एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है लीज़िंग। अच्छा, अब इसके अंदर लीज़ में भी 3 मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स आती हैं। पहली क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लीज़ यानी ऑपरेशनल लीज़ कह लें इसको। उसमें बहुत सिंपल है, होता क्या है कि आपने एक चीज़ किसी को दी, उसने उसको इस्तेमाल करा, उसके अगेंस्ट में रेंट दिया और पीरियड ख़त्म होने के बाद जो एग्रीड आपने पीरियड रखा था कि इतने टाइम के लिए मैं आपको इसको देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद वो चीज़ उसके पास वापस चली गई जिसकी वो थी। ठीक है? यानी लेसर के पास वापस चली गई, जो लेसी था यानी जो इस्तेमाल कर रहा था, और जो लेसर था जिसकी वो चीज़ थी, लेसर के पास वापस चली गई, लेसी ने उसको इस्तेमाल करके उसका रेंट दे दिया। ये होती है ऑपरेशनल लीज़। अच्छा, दूसरी किस्म की एक लीज़ है, वो क्या है? हायर परचेज़ लीज़। उसमें क्या होता है कि जो इंसान की जो लेसी होता है, उसकी जो नीयत होती है, वो ये होती है कि मुझे ओनरशिप लेनी है। और आप करते क्या हैं कि वो पहले उसको जो है वो हासिल करता है, उसको यूज़ करता है, रेंट देता है उसका, और एट द एंड वो ऑटोमैटिकली किसी बिना किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के वो जो लेसर होता है, वो उसको सेल कर देता है या उसको गिफ्ट दे देता है, और जो प्राइस रेंटल की होती है वो उसकी जो है रेंटल की जो रेंट की जो प्राइस होती है वो उसकी कॉस्ट यानी उसकी प्राइस बन जाती है उस चीज़ की। तो ये तरीका कहलाता है हायर परचेज़ लीज़। लेकिन क्योंकि हम इजारा पढ़ रहे हैं और बेसिकली है ये सारा शरिया का कॉन्सेप्ट, तो शरिया के लिहाज से ये गलत है कि आप कि ये इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है, इम्परमिसिबल है। अच्छा, किस तरीके से, क्यों, वजह क्या है? वजह 2 हैं इसकी। पहली ये कि आपने एक चीज़ को दूसरे के साथ जो है टाई अप कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे के साथ टाई अप कर लिया। कैसे? कि आप जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं रेंट भी दे रहा हूँ और रेंट क्योंकि एक अलग एग्रीमेंट है, और रेंट सब्जेक्ट है किसके साथ कि मैं आपको सेल भी कर दूँगा, आखिर के अंदर ये गिफ्ट भी दे दूँगा, ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आपने कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा और आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को सब्जेक्ट बना कंडीशन बना लिया और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को टाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते थे पहले भी कि भाई अगर मैं ये कहूँगा, कहते हैं कि यार मैं आपको ये चीज़ रेंट पे दे रहा हूँ, और इसके बाद मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ना मेरे ही भाई को जो है वो इसको गाड़ी दे रहा हूँ और इसके अंदर ड्राइवर भी आप मेरे भाई को रखो, तो ये सब्जेक्ट कंडीशन हो गई, ये वैलिड नहीं। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है इसको इनवैलिड होने का, वो ये कि लेसर जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सब कुछ लेसी पर होगी। हालाँकि अगर जिसकी ओनरशिप है उसके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेनली कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, रिस्क वगैरह वही बेयर करे उसका। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो लेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस सिनेरियो के अंदर हम इसको इनवैलिड करा रहे हैं। अच्छा, तीसरी एक और है, वो कहलाता है जो कि इजारा है, अगेन लीजिंग का एक तरीका, इजारा मुंतहिया बैतम, इसका पूरा नाम अरबिक के अंदर ये है। इसमें तरीका ये होता है कि आप जो है वो इजारा के तौर के ऊपर एक चीज़ लीज़ आउट करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप रेंट लेते हैं एग्रीड कंसिडरेशन के ऊपर कि हाँ भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से सारे करके उसका एग्रीमेंट पूरा साइन होके आप उसका रेंट भरते हैं, और कोई इसके अंदर जो है सेल या गिफ्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट है कोई इसके अंदर शामिल नहीं होता है, कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है इजारा का, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका
रेंट आपको देना बनता है और आपका एट द एंड ऑफ द पीरियड ये इजारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और फिर जो सेपरेट कोई एक चीज़ अगर होगी वो जैसे हम आपको मैं बताऊंगा आगे, वो सेपरेट होती है। तो ये कहलाता है इजारा की मतलब लीजिंग की तीसरी टाइप और इजारा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक रूल्स के ऊपर कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं। चलिए पहले फिर बेसिक रूल्स को वन बाय वन मैं आपको डिफाइन। अच्छा, तो पहला जो है वो है कि जो सब्जेक्ट है यानी जिस चीज़ को आप जो है लीज आउट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाइड, क्वांटिफाइड और वैल्यूएबल होना चाहिए। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो या वो आइडेंटिफाई ना हो सके या क्वांटिफाई ना हो सके, तो इस किस्म के लीज करना जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि कंज्यूम नहीं हो रही हो। कंज्यूम का मकसद ये है कि यूज़ तो हो रही हो बट कंज्यूम नहीं हो रही हो। इट मीन जैसे कि पैसा या वीट कह लें, लेट्स सपोज वीट की एग्जांपल ले लें, वो अच्छी एग्जांपल है कि वीट, अब वीट को आपने लीज कर दिया, अब दूसरा बंदा तो सुखा रहा है, तो बेसिकली तो वो जो खत्म होता जा रहा है, तो एंड होगा पीरियड तो चीज़ ही नहीं बाकी बचेगी, तो ये वापसी क्या लेसर को किया जाएगा। तो वो ऐसी चीज़ है जो कि इस्तेमाल हो बट वो कंज्यूम ना हो रही हो। जैसे कि आप कार कह सकते हो, वो इस्तेमाल हो रही है वो अपनी शक्ल के अंदर मौजूद है कि आखिर के अंदर जो उसका कॉर्प्स होगा वो जो है वापस लेसर के पास जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी इसके अंदर मतलब एक दो पॉइंट्स तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि पीरियड ऑफ लीज, पीरियड ऑफ लीज बड़ा क्लियरली एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि कितने टाइम के लिए आप इसको जो है वो लीज आउट कर रहे हैं, और लेसर और लेसी दोनों जो है वो आइडेंटिफाई, उसको उनको क्लियरली आइडेंटिफाइड हो कि वो जो लीज की जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो आप कह लेंगे कहते हैं कि लेसर है वो, सॉरी लेसी जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर लेसर ने किसी भी चीज़ को देते हुए कोई पर्पस मेंशन कर दिया तो वो बाउंड है लेसी के वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस चीज़ को यूज़ करे और किसी और पर्पस के लिए यूज़ ना करे। और साथ ही साथ अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उस एग्रीमेंट के अंदर इस हिसाब से क्योंकि क्या पर्पस है, तो नॉर्मल पर्पस जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए यूज़ होती है, काम के लिए, तो वो उसको उस तरीके से यूज़ कर सकता है अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही लेसर जो है, अब कोई अगर कोई लीज, सॉरी लेसर कह रहा हूँ बार-बार, अगर कोई लीजिंग करनी है जो कि किसी जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है, उसकी भी आप उसको भी लीज आउट कर सकते हैं। तो होगा क्या है कि दोनों अगर कोई जॉइंट ओनर है उस प्रॉपर्टी को लीज आउट करेंगे तो डेफिनेटली जो रेंट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनमें जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करी होगी या जिस तरह खरीदी होगी या जो एग्रीड उनका अपना आपस में रेशो होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कि लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। देखिए, क्योंकि लेसर जो है वो उस प्रॉपर्टी को ओन करता है, वो उसकी ओनरशिप में है, हालांकि उसने यूसुफ रख किसी और को दिया हुआ यूज़ करने का लेसी को, लेकिन ओनरशिप उसके पास है। तो किसी भी बड़े लॉस के अंदर जो है वो जो जो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा वो लेसर ही होगा। यानी किसी भी किस्म का जो रिस्क, अगर अगर लेट सपोज आप कह लें कार की एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो लेसर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा और वही फिर उसको जिस तरीके से यानी उसमें लॉस जो भी होता है वो वही बेयर करेगा। और अगर इसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिना किसी नेग्लिजेंस के लेसी के हो गई हो उस चीज़ के अंदर, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो वो भी लेसर ही बेयर करेगा, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, लेसर ही जो है वो लायबल है तमाम पूरे के पूरे परचेज के अंदर जितनी भी उसकी कॉस्ट आई है वो सारी की सारी वो खुद बेयर करे। जैसे कि फ्रेट हो गया या अगर इंपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ को तो उसके पैसे और पूरी कॉस्ट सब कुछ जो है वो लेसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जो आप कह लेंगे कहते हैं कि किसी भी चीज़ का लाजमी आप लीज आउट कर रहे हैं तो अगर आपको उसका तकाफुल भी कराना है तो वो भी लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही पे करेगा तकाफुल के लिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कर सकता है कि लेसी को एज एजेंट अपॉइंट कर ले और वो लेसर के बिहाफ के ऊपर कोई तकाफुल करवा ले। इसी के साथ ही टैक्सेस वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन से मुंसलिक होंगे गाड़ी के, जैसे गाड़ी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो वो भी लेसर ही बेयर करेगा। हाउएवर अगर लेसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो उसकी बात यह है कि जो भी अगर कोई ऐसा टैक्स है जो कि उसकी गाड़ी को यूज़ करने के लिए अप्लाई होता है तो वो फिर क्योंकि यूज़ ये कर रहा है तो आपका क्या कहते हैं लेसी ही जो है वो इसको बेयर करेगा। और इसी के साथ अगर कोई भी ऐसी नॉर्मल ऑपरेशनल मेंटेनेंस वगैरह के जो चार्जेस होंगे या जो मेंटेनेंस होगी, क्योंकि लाजमी वेयर एंड टेयर वाला जो मसला आता है कि भाई लाजमी चलाएगा तो कुछ चीज़ें होंगी, ऐसी नॉर्मल चीज़ों के अंदर वो लेसी के ही पार्ट पे जाएंगी, वही इसको बेयर करेगा। अच्छा, लेसर के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देना ज़रूरी है क्योंकि वो रेंट चार्ज कर रहा है। तो अगर तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है आपके उस पीरियड से पहले जो कि उन्होंने लीज का पीरियड रखा था, तो ऐसी सूरत के अंदर आप रेंट क्लेम नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई पार्शली तो वो यूज़ के काबिल नहीं है, बाकी पार्शली काबिल है, तो फिर उसी हिस्से का रेंट लिया जाएगा जो कि काबिल इस्तेमाल है, जो उस हिस्से का जो कि डिस्ट्रॉय हो गया उसका नहीं लिया जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
और आगे की वीडियो के अंदर, बाकी सेशन के अंदर मैं इसको और आगे करूँगा कि किस तरीके से जो है इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल क्या होता है, और बाकी इसका टर्मिनेशन फिर किस तरीके से हो सकती है, प्रोसेस फ्लो क्या है सारा इजारा का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।